हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर में जो बातें डिस्कस की गई थी उन्हीं के आगे की बात करते हैं। तो आज हमारा काम क्या है? बोहर एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। तो दोस्तों, बोहर एटॉमिक मॉडल काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से उसको देखें और बातों को समझें और फार्मूले को अच्छे से याद रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। अब जरा देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करा दिया, E/M रेशियो करा दिया। अब हम बात करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल की। बोहर एटॉमिक मॉडल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इस पर डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को जरा ध्यान रखें कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट में ये क्या आ गया है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ध्यान से इस बात को समझें। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज। जैसा हाइड्रोजन है ऐसे एटम, ऐसे कौन कौन होते हैं? तो यार हाइड्रोजन हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम डबल पॉजिटिव हो गया, बेरिलियम ट्रिपल पॉजिटिव हो गया, सो ऑन। इन सबके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहली बात, बोहर थ्योरी जो होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हम वो पॉइंट बताएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। बोहर थ्योरी जो होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इसमें जो भी फार्मूले हैं, जो भी फंडे हैं, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है, वो उन्हीं पर एप्लीकेबल है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए सारे फार्मूले गलत हो जाएंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब कहानी नंबर 2, बोहर ने और क्या बताया जो अपने काम की बात है। तो बोहर भाई साहब ने एक और बात बताई जो अपने काम की बात है। वो क्या है? इन्होंने बताया, गौर सुनिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। इन एनर्जी लेवल को बोहर भाई साहब ने नाम दिया, ये सब एनर्जी लेवल है। इन एनर्जी लेवल को जरा देखिएगा, ये एनर्जी लेवल है। इन एनर्जी लेवल को बोहर भाई साहब ने नाम दिया ऑर्बिट, ऑर्बिट, और इसको रिप्रेजेंट किया n से। यहां ध्यान रखना, n नंबर ऑफ सेल नहीं है, नंबर ऑफ सेल क्वांटम नंबर में आया था। बोहर को सेल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, वो सिर्फ ऑर्बिट कहते थे। वो इत्तेफाक की बात है कि दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है, ठीक है। क्यों रिप्रेजेंटेशन सेम है? कि उन्होंने देखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका बिहेवियर बोहर के ऑर्बिट की तरह है, तो उन्होंने उसका सिंबल सेम कर दिया। तो हम लोग जल्दी जल्दी में इसको सेल बोल देते हैं, मगर बोहर भाई साहब ने इसको नाम दिया था ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट, ठीक है। पहला पॉइंट, इनके नाम भी रखे, इनको बोलते हैं KLMNOP। अब ABCD लिख लीजिएगा आगे वाली, ठीक है, वो सब आपको आती है। नंबर के फॉर्म में इनको कहा, क्या कहा? पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट, काउंटिंग आपको आती है, लिख लीजिएगा। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई? एक न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, उन एनर्जी लेवल को उन्होंने ऑर्बिट कहा, उन्हीं को KLMNOP की वो कहा जाता है, उन्हीं को 1 2 3 कहा जाता है नंबर के फॉर्म में। अल्फाबेटिकल नॉमेनक्लेचर ये कहा गया और जर्नल नाम ये है। जैसे हम सारे स्टूडेंट हैं तो ये ऑर्बिट हो गया। अब हर स्टूडेंट का अलग अलग नाम है ना यार, तो वो KLMNO हो गया। और हर स्टूडेंट का अलग अलग नाम है और हर स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर है, तो ये रोल नंबर हो गए। तो तीनों एक ही बात है। ऑर्बिट उनका जर्नल नेम है, जैसे स्टूडेंट्स जर्नल नेम है, उसमें कौन आ गया? बॉयज भी आ गया, गर्ल्स भी आ गया, रमेश भी आ गया, सुरेश भी आ गया, ठीक है, फातिमा भी आ गई, हुसैन भी आ गया, जौकब भी आ गया। तो ऑर्बिट ये है। उन ऑर्बिट के नाम कैसे लिखे गए? KLMNO4। उनके रोल नंबर कैसे लिखे गए, मतलब नंबर कैसे दिए गए? ऐसे दिए गए। इसके बाद इन्होंने एक और खास बात बताई जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमता रहता है। तो इन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन जो है, गौर समझिएगा, इनका कहना था कि यार दोस्त टेंशन ना लो, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मनमौजी है,
ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी घूमेगा। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कंडीशन पे घूमता है, मनमौजी है। मनमौजी कैसा? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं एंगुलर, देखिए गौर सुनिएगा, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/4 पाई, h/2 पाई का इंट्रीगल मल्टीपल होता है, इंट्रीगल मल्टीपल होता है। मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये हो, क्या हो, h/2 पाई हो, और यदि इसके मल्टीप्लाई में कुछ हो तो एक इंटीजर हो, और वो इंटीजर क्या हो, n की वैल्यू कैसी हो, 1 2 3 4, ऐसे, ना वो वैल्यू 0 हो, ना वो वैल्यू फ्रैक्शनल हो, ना वो वैल्यू निगेटिव हो। ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, गौर से, उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ना, फिजिक्स में पढ़ते हो एंगुलर वेलोसिटी, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो उन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में नहीं घूमता, जगह तो बहुत सारी है, ऑर्बिट तो बहुत सारे हैं, मगर वो हर ऑर्बिट में नहीं घूमता, कंडीशनल है। वो उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई का मल्टीप्लाई आए, या तो h/2 पाई आए, और मल्टीप्लाई आए तो क्या क्या आए, 1 2 3, मतलब h/2 पाई इंटू 1 आए, h/2 पाई इंटू 2 आए, h/2 पाई इंटू 3 आए, उन्हीं में घूमेगा। और जब घूमता है तो एनर्जी रिलीज नहीं करता, साथ में इन्होंने ये भी बताया क्या करता है, एनर्जी रिलीज नहीं करता है घूमते हुए, एनर्जी रिलीज नहीं करता है, करता है। साथ में इन्होंने यह भी बात बताई कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करता है। तो लोगों ने पूछा कब करता है, जब वो ट्रांजिशन करता है। तो लोगों ने पूछा भाई एनर्जी रिलीज कब करेगा, ठीक है, तो उन्होंने बताया एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, जब वो लोअर से हाई में जाएगा या हाई से लोअर में आएगा तब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, ऐसे हाई एनर्जी लेवल, जगह कम है ऐसे लिख देता हूं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज नहीं करता, वो एनर्जी तभी रिलीज करता है जब नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। और किस फॉर्म में रिलीज करता है, फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। अब यार इस जगह से अपने पास क्वेश्चन रहता है एंगुलर मोमेंटम से, कैसा क्वेश्चन रहता है इस बात को हम समझाते हैं। उन्होंने कहा सेलेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ revolving electron for हाइड्रोजन एटम। पहली वैल्यू दे दी इन्होंने, गौर से देख लीजिए, h/पाई। दूसरा आंसर दे दिया इन्होंने √2 h/2 पाई। तीसरा आंसर दे दिया इन्होंने √2 h/2√2 पाई। चौथा आंसर दे दिया ऑल। अब बताओ, वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। अब रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना पॉसिबल है, सेलेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त रिवॉल्विंग कर रहा है
तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए? रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n इंटू h/2π होना चाहिए, इतना होना चाहिए रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 2 3 आ सकती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो वो उसी जगह रिवॉल्विंग करेगा ना जिसका एंगुलर मोमेंटम ये हो, तो निकालो। मैंने इस चीज को कैसे लिखा? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो जरा, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है ना। h/2π के मल्टीप्लाई में क्या है? इंटीजर वैल्यू है, तो यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का। अब जरा इसमें चेक करो, इसमें h/2π के मल्टीप्लाई में क्या है? फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए। अब इसमें जरा चेक करो, यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा, √2 कैंसिल कर दोगे तो यही तो आ जाएगा मेरे दोस्त। तो h/2π के मल्टीप्लाई में कितना है? 1, तो यहां पर भी पॉसिबल है। तो किसमें किसमें पॉसिबल है? ए और सी में। जो रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई क्या है? फ्रैक्शनल है, होल नंबर नहीं है। और ऑल तो आप समझ ही रहे हो, जब बी नहीं है तो ऑल कैसे होगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब यार बोहर की और बातें चालू करते हैं। तो बोहर की और बात में रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम क्या है जरा देखो। बोहर ने बताया कि जो रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो जो रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी रेडियस क्या है? ये रेडियस, ये इस रेडियस को उन्होंने काउंट किया। अब जब यार दोस्त इस रेडियस को काउंट किया तो देखो क्या निकल के आई। हमको डायरेक्ट फार्मूले की जरूरत है। Rn इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। वेयर कौन कौन क्या है, इस बात को जरा गौर से समझ लीजिए क्योंकि जरूरत है। Rn क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आजकल की भाषा में इसको n सेल भी कह सकते हैं, मगर साइंस की लैंग्वेज में ये गलत लिखा है क्योंकि बोहर को सेल का नॉलेज नहीं था। तो nth ऑर्बिट लिखो, ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये वाला कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है। और इससे पहले बहुत सारे ऑर्बिट है, इसके बाद भी बहुत सारे ऑर्बिट है, मगर मैंने जिसकी रेडियस निकाली है उसका दिखा है। वेयर n क्या है? n तो आप जानते ही हो, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, उस ऑर्बिट का नंबर क्या है। ठीक है। z क्या होता है? z है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक स्पीसीज, उस स्पीसीज का एटॉमिक नंबर। तो देखो यार, उन्होंने रेडियस के लिए ये फार्मूला बताया, हमें ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी आप टेंशन ना लो, अभी मैं देखो एक एक करके सारी बातें समझा दूंगा। पहली बात तो ये फार्मूला याद होना चाहिए और इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग मतलब Rn का मतलब क्या है? Rn का मतलब न्यूक्लियस से लेके इस सेल तक की डिस्टेंस है। Rn का मतलब क्या है? न्यूक्लियस से लेके इस सेल तक की डिस्टेंस। इसके अंदर भी हो सकते हैं, इसके बाहर भी हो सकते हैं, मगर जब आप कह देते हो रेडियस ऑफ एटम, इसका मतलब हुआ तुम सबसे लास्ट वाले सेल से काउंट कर रहे हो। तो सबसे लास्ट वाले सेल से यदि काउंट करते हो तो वैल्यू कितनी आती है? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। यूनिट का भी ध्यान रखें कि यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट का भी ध्यान रखें कि ये फार्मूला किस यूनिट पे आया है। तो Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड वैल्यू आई। अब एक एक करके हम काम को बढ़ाते हैं और आपकी बातों को समझते और समझाते हैं। किसी ने कहा कि यार रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने कहा यार दोस्त, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ही तो पूछ रहे हो, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम बता देते हैं। जरा बताना, हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू कितना? 1, जेड इक्वल टू कितना? 1। ध्यान रखिए, जब भी कहीं पर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा जाए तो n इक्वल टू 1 डालो। हम ये सपोज करके चलते हैं कि हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट पर रिवॉल्विंग कर रहा है, n इक्वल टू 1 पे रिवॉल्विंग कर रहा है। अब वैल्यू डालोगे तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी आ गई मेरे दोस्त? 0.529 एंगस्ट्रॉम। आ गई कि नहीं आ गई? बताओ प्यारे बच्चों।
यदि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी आ गई है तो इसका मतलब ये एक फार्मूला हमारे पास आया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का। क्लियर है? अब यदि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का ये फार्मूला आ गया है मेरे दोस्त, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? ये देखो यार दोस्त, मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरह से चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की वैल्यू यही तो निकल के आई है। तो हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ NH सेल इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू n² अपॉन Z A0। किसी भी एटम की रेडियस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ गई है। ये किसी भी एटम की रेडियस किसके रिस्पेक्ट में है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि वो हाइड्रोजन से कितने टाइम्स क्या है, बड़ा है। एक बात ये आ गई। अब बच्चों ने कहा सर इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, तो मैंने कहा ठीक है यार, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। गौर समझिएगा, मेरे पास एक एटम ये है और ये वाला N1 सेल है, ऑर्बिट है, फिर इसी में एक ऑर्बिट ये है, इसकी वैल्यू क्या है, N2 है। अब इनकी रेडियस में हमें रिलेशन चाहिए, ये N2 है और ये N1 है। एक सिचुएशन तो ये है, ठीक है, केस ये, एक नंबर का केस ये, पहला केस। अब केस नंबर 2 देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, एक एटम ये है ए नाम का, इसकी रेडियस ये है Rn1, ये N1 सेल है। इसी तरह दूसरा एटम ये है B और इसकी रेडियस हमने N2 सेल की ले ली। अब यदि इनके बीच में मैं किसी भी तरह का रिलेशन पूछूं तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो गौर से समझिएगा, यदि हम N1 नंबर ऑर्बिट की रेडियस लिखें तो RH इंटू N1² अपॉन Z1 एंगस्ट्रॉम। N2 की वैल्यू लिखें तो RH N2² अपॉन Z2 एंगस्ट्रॉम। अब इनको डिवाइड कर दो तो मेरे दोस्त देखो फार्मूला क्या आता है। मेरे दोस्त फार्मूला ये आया, अच्छे से समझिए इसको। तो जब भी कहीं पर हमें रिलेशन की बात करें तो बस इस फार्मूले को चिपका देना, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी कहीं पर रिलेशन की बात चल रही हो, जब क्वेश्चन में दो स्पीसीज या फिर दो डिफरेंट ऑर्बिट देखो, दो डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में पूछा जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कि जब वो दो डिफरेंट ऑर्बिट की बात कर रहा है या दो डिफरेंट एटम में कंपेयर करा रहा है किसी भी बात का, तो बस ये वाला फार्मूला लगा देना। सेम एटम होगा तो Z1 Z2 सेम हो जाएंगे। जैसे ये वाला केस है तो इसमें Z1 Z2 सेम है क्योंकि एक ही एटम का कंपेयर कर रहे हो, और दो डिफरेंट एटम का कंपेयर कर रहे हो तो ये दोनों चीजें वेरिएबल है। जैसे किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, गौर समझिएगा, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा यार कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, गौर सुनिएगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम डबल पॉजिटिव एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be ट्रिपल पॉजिटिव आयन। तो बस ये फार्मूला लगा दो। एक क्या हो गई, लिथियम की हो गई, एक क्या हो गई, बेरिलियम की हो गई, वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो जरा समझिए, इफ द रेडियस ऑफ ठीक है लिथियम डबल पॉजिटिव ऑफ थर्ड सेल इज x, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोरान 4 पॉजिटिव ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज इन टर्म ऑफ x। तो भी यही फार्मूला लगा दो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अरे जितना भी क्वेश्चन रिलेशन का है बस ये फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। या किसी ने कह दिया कि लिथियम के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस A0 है, तो बताओ लिथियम के फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी इन टर्म ऑफ A, यही वाला फार्मूला लगा दो, Z सेम हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन का जितना भी क्वेश्चन है वो सब इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा आपका। अब एक और बात,
गौर से समझिए, एक और बात क्या है, बात कुछ ऐसी है, देखिए केस, ये हमारे पास सेल है ऐसे, N1 N2 N3 इस तरह के हमारे पास सोन, इस तरह के ऑर्बिट के नंबर है सेम एटम में। केस, मेरी बात को समझते जाइएगा, ये केस 1 है। अब केस 2, यदि यही बात अलग अलग एटम में हो, N1 N2 N3 so on, ये क्या है N1 है, ये क्या है N2 है, ये क्या है N3 है, और ये क्या है Z1 Z2 Z3। क्यों? एटम डिफरेंट है, एटम A है, B है, C है, और यहां पे एटम सेम है, सिर्फ एनर्जी लेवल डिफरेंट है, तो Z क्या होगा, तीनों का सेम होगा। ऐसी सिचुएशन में यदि इनके रेडियस का रेशियो पूछता है, मतलब R1 रेशियो N2 रेशियो N3 सो ऑन, तो क्या लिखोगे? तो यार सिंपल सी बात है, बस इतना सा लिखोगे, गौर से समझिएगा, N1 अपॉन Z1 रेशियो N2 अपॉन Z2, स्क्वायर चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ऊपर Z में नहीं चल रहा है, सो ऑन। ठीक है, ये रेशियो आ गया ऐसे। यदि सेम एटम की बात करता है तो Z सेम हो जाएंगे, हटा देना, और डिफरेंट एटम की बात करता है तो ये, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेशियो बताओ, तो बस ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, यदि मान लो ऐसे पूछ दिया गया, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड बोहर रेडियस ऑफ लिथियम आयन, और थर्ड बोहर रेडियस ऑफ बेरिलियम आयन, उनका रेशियो क्या होगा? तो बस इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो, अपने आप रेशियो बन जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट डील कैसे करोगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो कैसे चल रहा है? तो कुछ बातें मैंने आपको बताई जो आपको याद रखनी है, जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। जब भी दो एटम के बीच में कंपेयर किया जाए या दो ऑर्बिट के बीच में कंपेयर किया जाए तो ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, दूसरी बात, इंडिविजुअल के लिए वो फार्मूला लगाओगे, क्या? 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तीसरी बात, यदि कहीं ऐसी चल रही है बात तो ये फार्मूला लगा दोगे। अब हम आगे बात करते हैं, देखो जरा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन? दो का रेशियो पूछ रहा है, तो बस यार चिपका दो, क्या? लिथियम की रेशियो, और किसका पूछ रहा है? बेरिलियम का पूछ रहा है। तो क्या करोगे, जरा ध्यान से, फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, लिथियम का Li अपॉन बेरिलियम का Li, और Z अपोजिट हो जाता है, इंटू Z ऑफ बेरिलियम, Z ऑफ लिथियम, ऐसे। यही तो फार्मूला है, चेक करो, ये देखो N1 स्क्वायर N2 ये है, बस यार वैल्यू डाल दो। कहां गया क्वेश्चन? ये वैल्यू डाल दो। लिथियम में किसकी बात कर रहा है? सेकंड 2, बेरिलियम में किसकी बात कर रहा है? 3 स्क्वायर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, लिथियम का कितना होता है? 3। अब यार सॉल्व कर लो, तो 4 इंटू 4 और ये 27, बस खत्म हो गया आंसर। बात समझ पाए क्या कह रहा हूं? अब जरा देखो दोस्त, अच्छा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ, गौर सुनिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, वो कह रहा है हाइड्रोजन एटम की सेकंड और थर्ड बोहर ऑर्बिट का रेशियो इनमें से किसकी बोहर ऑर्बिट के रेशियो के बराबर होगा, ये कह रहा है। The ratio of second and third Bohr orbit of hydrogen atom is equal to the ratio of first and second Bohr orbit of helium ion.
तो अब क्या है, वही क्वेश्चन तो हुआ। जब भी रेशियो पूछे बस एक काम कर दो, इसकी वैल्यू उसने दे ही रखी है, पहले हाइड्रोजन की निकाल लो और फिर इनकी निकाल लो। अब क्या है, अब हमारा जेड सेम है, क्यों, क्योंकि एक ही एटम की पूछ रहे हो ना, जेड सेम है, ये वाला केस। इसी केस में अब जेड सेम हो गया है, तो बस अब आंसर ऐसा हो जाएगा। अब तो और इजी केस हो गया, n1 अपॉन n2 का बस स्क्वायर चेक करना है। बात समझ पा रहे हो ना यार दोस्त, यार क्या बता रहा हूं। अब तो यार वो एक ही सेल में कंपेयर कर रहा है, एक ही एटम के ऑर्बिट में कंपेयर कर रहा है, और जब एक ही एटम के ऑर्बिट में कंपेयर करेगा तो जेड क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सेम। इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए रद्दी हो जाएंगे, बस तुम मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो। तुम कहोगे यार ऐसे हल्के क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, रद्दी हो गया। कैसे, देखो हाइड्रोजन के लिए पहले निकाला, हाइड्रोजन का 2 3, वैल्यू कितनी आई, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, वैल्यू आई 4:9। अब बस इसमें से देख लो 4:9 किसका आ रहा है, तो हमने पहले ए सॉल्व कर लिया, ए का सॉल्व करके दिखा देता हूं, ठीक है। 1 2 इसका निकाल लो, पहले वाले का, हीलियम वाले का, वैल्यू कितनी लिखोगे, 1 2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 1:4। समझ पाइए कैसे किया। अरे भैया मैंने पढ़ाया था R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1, Z2 अपॉन Z1 सेम हो गया क्योंकि सेम एटम है। ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट उसी एटम का है ना, अलग अलग एटम का थोड़ी ना है। अब इसी तरह B को निकाल लो, B का क्या है, R2 R3, एटम कौन है, ये भी एटम, अच्छा ये भी लिथियम ही, हीलियम ही है। अब ये देख लो यार 2 और 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 4:9, ये भी 4:9, ये भी 4:9, इसका मतलब ये वाला तो सही है। अब ऐसे ही चेक कर लो सबको, एक आंसर तो मिल ही गया। बात समझ पाए, दोनों क्वेश्चन देखो बिल्कुल अलग अलग है मगर कॉन्सेप्ट अपना एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों निकाल दिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो कि मैं क्या कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा 2 मिनट में तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, difference between nth and n+1 Bohr radius of hydrogen atom is equal to its n-1 Bohr radius, the value of n। क्या कह रहा है जरा समझो। वो कह रहा है कि यार एक हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, ऐसे ये देखो, यदि इसको nth माना जाए तो वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन nth और n+1, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, और ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा कि नहीं। तो वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन n+1 माइनस n, डिफरेंस में हमेशा बड़ा पहले लिखोगे, छोटा बाद में लिखोगे, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ n-1 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो वैल्यू ऑफ n बताओ, तो वैल्यू ऑफ n बताओ, यही तो पूछ रहा है कि n+1 और n की डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस n-1 की रेडियस के बराबर आए तो वैल्यू ऑफ n क्या होगी। बस फार्मूले डाल दो, फार्मूला क्या है, RH, ठीक है, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, और सभी के सभी z क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है मेरे दोस्त, क्योंकि सभी के सभी तो हाइड्रोजन है यार। n की वैल्यू डाल दी, अब सब कट गए, तो n+1 का स्क्वायर, अब तो मेरे हिसाब से कर लोगे n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर। अब इसको खोल लो, n स्क्वायर +1 + 2n - 2n, n स्क्वायर +1 - 2n, ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्त, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो मेरे दोस्त आ गया n स्क्वायर -4n = 0। कैसे, ये 2n इधर ले आया तो n स्क्वायर -4n, 2n ये 2n ये, और बराबर में उधर कुछ बचा नहीं है तो 0 है। तो यार हमें मैथ्स इतनी तो आती ही है कि हम ऐसा कर लें। अब इसका मतलब क्या है, या तो n = 0 है या n-4 = 0 है। n = 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि n ऑर्बिट का नंबर है, ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 होता है। तो इसका मतलब n-4 = 0 होगा, n-4 = 0 होने का मतलब n = कितना होगा, 4, आंसर आ गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बात देखो मैंने पढ़ा दी, अब टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है
तो यार दोस्त उसकी टोटल एनर्जी कितनी बनेगी ये पूछा जा रहा है। तो जरा हम ये भी देख लेते हैं कि बोर भाई साहब ने क्या बताया। बोर भाई साहब का कहना है कि ये देखो हमारा न्यूक्लियस है ऐसे, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्विंग कर रहा है। तो इस रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, बात यहां पे है। तो गौर से मेरी बातों को समझिएगा। रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी पूछ रहा है, तो टोटल एनर्जी जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। अब जब हम टोटल एनर्जी इक्वल टू निकालते हैं मेरे दोस्त, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू निकल के आता है -13.6, ठीक है, Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जरा इसकी यूनिट का खास ख्याल रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये फार्मूला है क्या, Z² n² -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये है। अब ये बताता क्या है, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं जैसे आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन फोर्स से बंधा है। ये टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है NS शेल में, वो इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है, इतना इसका अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या बताता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी को बताता है, और साथ में यह भी बता रहा होता है कि इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है। अब बताओ यदि इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो कितनी एनर्जी दे दी जाए, इतनी ही दे दी जाए, बस अपोजिट साइन के साथ। क्यों, इतनी एनर्जी से बंधा है मतलब इतने अट्रैक्शन फोर्स से बंधा है, जितने अट्रैक्शन फोर्स से बंधा है उतना ही अपोजिट दे दो, जीरो हो जाएगा। भाई कोई हमें क्या कर रहा है, 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और यदि अपोजिट में कोई हमसे 5 न्यूटन के फोर्स से खींच ले तो हम रुक जाएंगे, उससे ज्यादा लगा देगा तो बाहर आ जाएंगे। तो यदि कभी आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ ली जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ली जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की यदि आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना वो क्या होगी, माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी उसका निगेटिव, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा माइनस होती है मगर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो माइनस साइन लगा देना। इसका मतलब यदि इस इलेक्ट्रॉन को कोई निकालना चाहता है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, बस पॉजिटिव साइन के साथ। इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ। ये देखो क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, टोटल एनर्जी जो निकल के आई है वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बंधा हुआ है रिवॉल्विंग करते समय। रिवॉल्विंग करते समय इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस से बंधा है, इतने फोर्स से बंधा है, उतना ही दे दिया तो निकल जाएगा बाहर। तो बस साइन चेंज कर देना, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया यहां। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी होती है। इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब बात ये आती है कि यार ये यूनिट थोड़ी खतरनाक है, तो यूनिट अच्छी कर लो। तो देखो यार 1312 Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। अब ये यूनिट किलो जूल पर मोल कर दिए, तो यदि हमें कहीं किलो जूल पर मोल में निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, -1312 इंटू Z² बाई n² किलो जूल पर मोल। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो जरा बच्चों अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने काम आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गौर समझिए। टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी ऐसे लिखता हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वो बराबर होती है माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और
जिसके भी पोटेंशियल एनर्जी के आधे के, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, ये एक रिलेशन है तीनों एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है विद अपोजिट साइन। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है विद अपोजिट साइन, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल है, और वो भी कैसा, निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो इस रिलेशन को याद रखना, इस रिलेशन से भी क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैंने कहा कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मेरे दोस्त कितनी है, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हम पूरी यूनिट इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां यूनिट का गलती करते हैं बच्चे। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की यदि कोई काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो कितनी निकालोगे, बस साइन प्लस कर देना, यही वैल्यू आएगी। क्या कर दोगे, साइन प्लस कर दोगे, बस यही वैल्यू आएगी। और कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो क्या कर दोगे, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, माइनस साइन टोटल एनर्जी। तो जैसे ही तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एनर्जी में ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 × 13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब एक बात और समझ में आती है कि जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो देखो टोटल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों, n² कहां है, नीचे है, n² कहां है, नीचे। इसका मतलब यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, क्या, कि टोटल एनर्जी जो पहले ऑर्बिट की होगी उससे ज्यादा एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की आएगी, उससे ज्यादा एनर्जी तीसरे ऑर्बिट की आएगी। सॉरी, नीचे है तो नीचे है तो नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। मगर माइनस साइन के साथ है तो ये मैं बिस साइन कह रहा हूं, साइन के हिसाब से बिस साइन, ऐसे सो ऑन ऐसे। अब जरा देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। एनर्जी की बात तो मैंने कर दी, अब जब आपने एनर्जी की इतनी बात कर दी तो इसी जगह पे एक और बात कर लेते हैं। क्या, रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन, चलो ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे तो इजी रहेगा। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करते हैं। तो मेरे दोस्त टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करोगे तो Z इक्वल टू कितना हुआ 1, N इक्वल टू कितना हुआ 1। तो टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मेरे दोस्त कितनी आ गई, EH इक्वल टू आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आ गई कि नहीं। इसका मतलब टोटल एनर्जी वाला फार्मूला हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं nth ऑर्बिट के लिए। कैसे, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी इतनी आ रही है। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। यदि मैं पूछता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम मेरे प्यारे बच्चों बताओ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी होगी मेरे दोस्त। यदि सभी प्यारे बच्चों से पूछा जाए तो बस साइन क्या कर दोगे, पॉजिटिव कर दोगे, और अपने को कुछ नहीं करना है। ये देखो इतनी एनर्जी से हाइड्रोजन बंधा हुआ है, तो बस बाहर निकलने के लिए क्या होगा, अपोजिट एनर्जी चाहिए प्लस साइन के साथ, और हाइड्रोजन के फॉर्म में ये आ गया। अब डिट्टो वही बात जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई थी वो सब यहां पर भी पढ़ा रहा हूं, तो उस बात को जरा गौर से ध्यान रखें कि किस तरह से एप्लीकेबल है। एक मिनट देखो, उस बात को जरा गौर से ध्यान रखो कि किस तरह से एप्लीकेबल है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है मेरे दोस्त, एक एटम ये है और उसी के 2 सेल है। ये N1 नंबर का ऑर्बिट है, ये N2 नंबर का ऑर्बिट है, और इनकी एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। या फिर केस नंबर 2, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, तो अब थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये nth ऑर्बिट A एटम का है और ये मेरे प्यारे बच्चों N2 ऑर्बिट B एटम का है।
अब इनकी एनर्जी के बीच में कहीं रिलेशन की जरूरत पड़ती है तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी को मैं E मान ले रहा हूं, ठीक है, तो E1 अपॉन E2। दोस्त टोटल एनर्जी को मैं E मान ले रहा हूं डायरेक्ट, तो जरा गौर समझिएगा, आप फार्मूले को अच्छे से ध्यान रखिए। Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर, क्योंकि Z ऊपर है, और N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। फार्मूला ये बनेगा। कैसे? समझ गए होगे यार, इतने तो टैलेंटेड ही हो, बट डिवाइड ही तो करोगे, तो जो नीचे है वो पलट के ऊपर आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन ये है। यदि सेम एटम की बात आएगी तो Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या होगा, Z1 और Z2 दोनों आपस में बराबर होंगे। इस केस में क्या होगा, Z1 और Z2 बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट एटम है। ये फार्मूला हमको याद रखना है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन उस तरह के सॉल्व हो जाएंगे जो हमारे रिलेशन वाले हैं। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें सारे बच्चे कि ये हमें करना कैसे है, दो के बीच में एनर्जी का रिलेशन हमें किस तरह से लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई। दो के बीच में हमें एनर्जी का रिलेशन किस तरह से लगाना है। अब एक और बात बताता हूं जो आपके लिए काफी अच्छी है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का केस देखो। नेक्स्ट नंबर का केस ये, यदि हमारे पास एक ही एटम है, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट है ऐसे, ये देखो। अब इस ऑर्बिट को मैंने नाम दिया है N1 मेरे दोस्त, इसको नाम दिया है N2 मेरे दोस्त, इसको नाम दिया है N3, सो ऑन। अब ये इनके बीच में एनर्जी की बात करता है, तो जरा बताना, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन खूब होते हैं, मगर हमें यही नहीं पता चलता है कि ये लगाना है। बच्चे को, बेचारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि ये पॉइंट लगाना है। गौर समझिए, ये देखो आंसर। अब सेम एटम है, सेम एटम है तो Z सेम हो गया। अब जब से Z सेम हो गया तो मेरे दोस्तों आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन N1 1 अपॉन N2 स्क्वायर में 1 अपॉन N3 स्क्वायर, सो ऑन। अब इस बात से आपको एक बात और समझनी चाहिए। क्या समझनी चाहिए? जरा देखो, N1 N2 N3 जो है वो होल नंबर है। N1 N2 एंड N3 इनकी वैल्यू क्या है, होल नंबर है ना, है कि नहीं भाई? वो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ऐसे ही कुछ तो वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब जो है, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, गौर सुनिएगा, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो होगी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, गौर से देखना, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इनटू Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर होगी। मतलब 13.6 से कम होगी, हमेशा 13.6 से कम होगी और हमेशा होल नंबर के डिवाइड फॉर्म में आएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की वैल्यू होल नंबर है ना, तो होल नंबर के डिवाइड फॉर्म में आएगी। मतलब 13.6 डिवाइडेड बाई 4, 13.6 डिवाइडेड बाई 9, 13.6 डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 तो डाल पाओगे, n की वैल्यू 1 2 3 तो डाल पाओगे ना मेरे दोस्त यार, है कि नहीं? तो इसका मतलब किसी भी ऑर्बिट की अब एनर्जी जो आगे आनी है वो इतनी आनी है 13.6, और ये किसी भी ऑर्बिट पे, एनी ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर का मल्टीपल होगी, और Z और N दोनों ही होल नंबर है। तो Z तो जनरली यदि हाइड्रोजन का केस ले लो तो 1 है, इसका मतलब इस वैल्यू का ही डिवीजन हो रहा होगा, होल नंबर का डिवीजन हो रहा होगा। और रेशियो की बात आए तो रेशियो हमारा ये बन के आता है, रेशियो की बात आए तो रेशियो हमारा ये बन के आता है। ध्यान रखना, इस रिलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये रिलेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये वाले रिलेशन से। ठीक है, अब टोटल एनर्जी की जब हमने बात कर ही ली है तो ये भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे ये देखो क्वेश्चन दोस्तों, इसका तो आंसर भी आपको स्टार करके मिल गया है, आंसर स्टार करके मिल गया तो थोड़ा आसान हो गया। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो हाइड्रोजन एटम की एनर्जी दी है, अब देखो ये आपको घुमा रहा है जबकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम है जो n इक्वल टू 2 पर है, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है जो n इक्वल टू 2 पर है, n इक्वल टू कितने पर है, 2 पर। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ। मैंने तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया है,
आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी का माइनस साइन बस। मगर nth सेल, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल की टोटल एनर्जी का निगेटिव कर दो। तो यार इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में है, तो सेकंड सेल की एनर्जी आएगी कितनी, तो सेकंड सेल की एनर्जी कैसे निकालोगे, फॉर्मूले में डालकर, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड सेल इक्वल टू -13.6 Z इक्वल टू 1, क्योंकि हाइड्रोजन है और n इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें 4 का डिवीजन है, 4 का डिवीजन करोगे तो 3.4 आ जाएगा माइनस का। टोटल एनर्जी इतनी आई तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी, प्लस। बस आंसर हो गया। बात समझ पाए, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही एनर्जी से बंधा है जितनी उस ऑर्बिट की एनर्जी है। अब उतनी एनर्जी दे दोगे तो अपोजिट साइड में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, अब इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। अब जरा देखो यार बच्चों, ठीक है, अब थोड़ा सा 5-7 मिनट का रह गया है, क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बचा हुआ टॉपिक जल्दी से हम पढ़ा देते हैं, जल्दी से मतलब समझाते हुए। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि कहीं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो मेरे दोस्त क्या होती है, ये एक इस तरह से मेरे पास एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है u वेलोसिटी से। अब इसकी वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट की वेलोसिटी कितनी होगी मेरे दोस्त, 2.188 इंटू 10 की पावर 8 Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो, अब यदि हाइड्रोजन का केस लिया जाए तो हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। तो Z इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 डालोगे तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी आ जाएगी 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इस बात को बच्चों हम थोड़ा सा और अच्छे से देख लें तो un इक्वल टू आ गया UH इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां पढ़ाए थे वही यहां पढ़ा रहा हूं, सिमिलरिटी चल रही है क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। बात समझ पाए। अब दो डिफरेंट केस की बात करें तो कैसे आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं UN1/UN2 इक्वल टू, यहां देख लो Z1/Z2 और N2/N1। एक फार्मूला ये आया, ये फार्मूला मैंने कैसे ड्रा किया तुम समझ गए होगे। दो केस, एक ही एटम में दो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो या दो अलग अलग एटम में दो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो और उनकी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो ये फार्मूला यूज करोगे जैसा मैंने अभी पीछे बताया था। अब जरा यार नेक्स्ट क्या फार्मूला यूज करोगे, देखो यदि N1 N2 और N3 की बात करता है तो क्या आएगा 1/N1 रेशियो 1/N2 रेशियो 1/N3 फॉर सेम एटम। बात समझ गए, डिट्टो सेम चीज चल रही है इसलिए मेरे हिसाब से समझ ही गए होंगे कैसे करना है ना। मैंने ये जो बात बताई है ये बताइए, एक एटम है उसके पास 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल है, N1 एनर्जी लेवल, N2 एनर्जी लेवल, N3 एनर्जी लेवल। अब पूछ रहा है इनकी वेलोसिटी में रेशियो बताओ, तो बस इनका रेशियो लगा दोगे आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन भी करा देता हूं, द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी इन द 4th बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज विच। 4th बोहर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी दे रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यार दे दी है तो कोई बात नहीं। Z की वैल्यू कितनी रखे, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, N की वैल्यू 4। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, फार्मूला यार अब चाहो तो डायरेक्ट चिपका दो, इतना लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है डायरेक्ट चिपका दूं क्या। 4 की वेलोसिटी दी है पूछ रहा है और 1 की पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या है, Z दोनों का सेम है क्योंकि हाइड्रोजन ही है, तो सीधा क्वेश्चन हो गया N2/N1। N2 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू यहां पे उन्होंने V दे रखी है
इसकी निकालनी है। लो यार मेरे दोस्त, अपने आप आ गई। V1 की वैल्यू क्या आ गई, 4V आ गई। आंसर भी दिया है ना, आंसर लगा है, आप देख सकते हो। अब टाइम पीरियड, लास्ट एंड फाइनल हेडिंग बोहर ऑर्बिट की। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो यार ये एक ऑर्बिट है, गौर समझिए, ये एक ऑर्बिट है, इस इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर मारना है, उसमें लगा समय, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, है कि नहीं बच्चों। अब वो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू मेरे दोस्त लगेगा आपके लिए 2πr अपॉन v। जिस ऑर्बिट की बात चल रही है ये nth ऑर्बिट है, तो nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, इसी को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फार्मूला आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है, n³ अपॉन z² सेकेंड। ध्यान रखिए फार्मूला क्या आएगा, n³ अपॉन z² सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आया क्या, रिवॉल्विंग करते हुए एटम का फार्मूला। ये देखो कितने सेकेंड। अब जरा देखो यार मेरी बात, यदि एक इलेक्ट्रॉन nth पर रिवॉल्विंग कर रहा है, n1 पे रिवॉल्विंग कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन n2 पे रिवॉल्विंग कर रहा है, तो इनके टाइम पीरियड में क्या रिलेशन आएगा, ये यहां, इसका टाइम पीरियड हुआ t1, इसका टाइम पीरियड हुआ t2, बताओ तो क्या रिलेशन आएगा, तो साफ साफ रिलेशन आएगा। सेम एटम है तो सिंपल सी बात है n1³ अपॉन n2³, ये रिलेशन आएगा, ठीक है, यही तो आएगा, चेक कर लो, बाकी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी। अब आज इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्त, इसको जरा करके देखो, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r एंड 4r। उनका कहना है कि यार 2 ऑर्बिट है, ये देखो एक ऑर्बिट हमारा है r, दूसरा ऑर्बिट है हमारा 4r रेडियस का, इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, एक ऐसे एक ऐसे। अब वो पूछ रहे हैं कि रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का टाइम बताओ, तो यार इसका टाइम रेशियो बताना है, किसका, r डिवाइडेड बाई 4r, यही तो पूछ रहे हैं, चेक करो। अब ये वैल्यू बतानी है, तो यार ये वैल्यू देखो किसके बराबर होगी, अभी मैंने कॉन्सेप्ट दिया है r डिवाइडेड बाई 4r किसके बराबर होगी, tr डिवाइडेड बाई 4r। यदि अच्छे से ध्यान हो तो यार अभी पढ़ाया है, इनके क्यूब के, यही तो आंसर आया था अभी फार्मूला। इसका मतलब इनका ऑर्बिट नंबर मिल जाए, उसका क्यूब बना दे, आंसर आ जाएगा। अब यदि कहो तो मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे बता दूं, और यदि कहो तो सॉल्व कर देता हूं, तो पहले सॉल्व करता हूं, नहीं तो तुम उसी ट्रिक से क्वेश्चन निकालोगे भी सॉल्व नहीं करोगे, तो पहले सॉल्व करता हूं फिर आपको बताता हूं मक्कारी कैसे खेली जा सकती है। अब देखो यार वैल्यू ये आई है, यदि आपको, गौर सुनिएगा, यदि मेरे दोस्त n की वैल्यू मिल जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। n की वैल्यू कैसे मिलेगी, r आपको दिया है, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, गौर से देखिए, rn अपॉन r4n का क्या फार्मूला था, रेशियो बताया था ना यार, ध्यान तो होगा ना सबको। देखो एक बार फार्मूले अच्छे से याद रख लेना। यदि एटम, ध्यान है, यदि 2 ऑर्बिट की बात करें तो मैंने कहा था ये चीज लगा दीजिएगा, z सेम है क्योंकि सेम एटम की बात कर रहा है। ये फार्मूला याद है ना यार, ये देखो लगाया है ना, तोते उड़ रहे होंगे क्योंकि बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, मगर मेरे प्यारे बच्चों ये सब आपके लिए ही कर रहा हूं। यदि सोचिए आप बैठे बैठे थक रहे हो तो हम नॉन स्टॉप पढ़ाते हुए क्या हाल हो रहा होगा, ठीक है। और मैं पढ़ाने में कभी ब्रेक नहीं लेता, एक बार स्टार्ट करता हूं बोर्ड पे खड़ा होके तो उसको खत्म करके ही आता हूं। ये देखो अभी आपको ये फार्मूला पढ़ाया है, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, पीछे कहां तक पहुंचना है, ये फार्मूला कहां पढ़ाया है आपको, ये देखो पढ़ाया है, और z सेम होगा तो यही होगा ना, और यही चीज मैंने वहां लगा दी है, तो 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, 2 मिनट में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे हम लोग वापस आ गए। ये देखो, अब यार आर की वैल्यू तो हमें दी है, उन्होंने इसको आर कहा है, इसको 4r कहा है। तो जरा देखो, अब आप समझ गए होगे कैसे होगा, देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, nr अपॉन n4r इक्वल टू हो गया 1/2, क्योंकि ये कट जाएगा, अंडर रूट लोगे तो 1/2 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा 1/8, मतलब 1:8 आंसर है। तो 1:8 ये आंसर है। अच्छा, स्टार भी तो बना था। अब जब देखो किसी बच्चे को पेन ना चलाना होता तो बात समझ पाए, क्वेश्चन कैसे किया भाई, तुमने रेशियो पूछा था तो हम समझ गए हमें n मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। n कैसे मिलेगा, तुमने रेडियस दे रखी थी, और ये बात मैंने अभी पीछे पढ़ा के आया हूं। जो चीजें पढ़ाई है उनको गौर से दिमाग में बैठाना, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन को बहुत इजी कर देंगी। बस उन बातों को दिमाग में बैठा लो मेरे दोस्त। यार देखो यार, है ना, मैंने एक ही बात बोली है कि लड़ेंगे तभी जीतेंगे। मैं लड़ रहा हूं, क्लास 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे 10 मिनट की भी हो सकती है, 2 घंटे में पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं ना यार दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं लड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, तो तुम भी लड़ो हमारे लिए और घर वालों के लिए, और एग्जाम क्लियर करके आओ। चलो आगे बढ़ते। तो जरा देखो यार मेरे दोस्त, जैसे ही मुझे पता चला n चाहिए और r का रेशियो दिया था, n निकल आया 2 मिनट में, क्योंकि मैंने आपको पहले ये सब कॉन्सेप्ट दे रखे थे। अब किसी बच्चे का पेन चलाने का मन नहीं है, फिर भी आंसर चाहता है। जैसे ही तुमने ये बात पकड़ ली थी, गौर से देखना, जैसे ही तुमने ये बात पकड़ ली थी क्वेश्चन खत्म हो गया था। क्यों? n क्या है, इंटीजर है, पास टू इंटीजर। अब यार ये क्यूब यदि 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो इस टाइप का आंसर पॉसिबल नहीं है। बताओ जरा, 8:7 कैसे आ सकता है? अब कुछ भी रखोगे, आप चेक कर लो, जब कुछ भी रखोगे तो इस टाइप का आंसर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? 2 का क्यूब होता है 8, और 4 का क्यूब भाई 1:4, 1:4 तभी आ सकता है जब होल नंबर में वैल्यू चले, मतलब होल नंबर में, किसमें, इवन में। यदि यहां 2 रखोगे तो यहां 4 रखना पड़ेगा, इवन में चलेगा तभी ऐसा आंसर पॉसिबल है। 1:4, थोड़ी मैथ्स लगा दे रहा हूं, 1:4 या 4:1 इवन में। यदि यहां 2 रखते हो तो 2 का स्क्वायर है 8, और यहां मेरे दोस्त 4 रखते हो तो 4 का क्यूब होता है, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, और 4 का क्यूब होता है 64। 1:4 में आंसर ही नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। एक ही पॉसिबिलिटी है, जब 1 रखो और 2 रखो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसी वजह से यही वाला आंसर पॉसिबल था। हाँ बच्चों, अब देखो यार, जरा कुछ न्यूमेरिकल करने भी बहुत जरूरी होते हैं, जैसे टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाए। तो जरा देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस -328 जूल किलो जूल मोल इनवर्स, हेंस द एनर्जी ऑफ 4 बोहर ऑर्बिट वुड बी। अब किसकी एनर्जी दी है? सेकंड बोहर ऑर्बिट की एनर्जी दी है। पूछ किसकी रहा है? 4th बोहर ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कहीं कुछ ऐसा पूछा जाए तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक बात करनी है, एनर्जी वाला फार्मूला लगा देना है, सेकंड डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, सभी बच्चों को ध्यान है ना, मैंने किस तरह से बताया था कि सेकंड भाई E1 E2 करके। तो देखो अब मैं लिख रहा हूं, गौर से पकड़िएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि किस तरह से मैंने लिखा है। n4 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है, z2 अपॉन z1 z4 का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब जरा गौर से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, हेंस द एनर्जी ऑफ 4th बोहर ऑर्बिट वुड बी। इसका मतलब एटम सेम है, एटम सेम है तो ये बात तो सेम हो गई। तो हमने लिख दिया 4 बोहर ऑर्बिट, तो 4 n की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहां पर n की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी है 1 1। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 4:1। अब आप वैल्यू डाल दो, बस काम खत्म हो गया। एनर्जी ऑफ 4 बोहर ऑर्बिट इक्वल टू एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट डिवाइडेड बाई 4। सेकंड बोहर ऑर्बिट कितना है 328 किलो जूल मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 कर दो। तो जब 4 कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो कर लोगे यार, कितना आएगा, तो मैं कर देता हूं, इजी लग रहा है, 8 और 2 किलो जूल पर मोल, -82 किलो जूल पर मोल आ गया। बस बात खत्म होगी। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। बात समझ पाए? ऐसा कैसे लिखा? देखो यार, फार्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको टोटल एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ाया था, यदि आप अच्छे से ध्यान हो तो।
ठीक है। अच्छा, यहां पे टोटल एनर्जी किलो जूल में है तो ये वाला लिख लो 13-12 वाला, ये जूल में चलता है ना, जूल पर मोल में चलता है ये वाला फार्मूला। इसी फार्मूले को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है और आंसर हमारा आ गया है। बात समझ पाए कैसे किया? मैंने आपको बताया था रिलेशन वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बस एक किसी की एनर्जी दी है, किसी दूसरे की पूछ रहा है, बस आप तुरंत रिलेशन लगा दो आंसर आ जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो जरा मेरे दोस्त ये बताओ, आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में माइनस लगा दो तो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 होती है। ये रिलेशन पढ़ाया है। अब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी दे रखी है और उसी ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो क्या कर दोगे? बेस सिर्फ साइन चेंज कर दोगे, बस वैल्यू में थोड़ी कोई चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, बस साइन चेंज कर दो, ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? +3.4। क्यों? सेम ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होती है विद अपोजिट साइन। टोटल एनर्जी का साइन निगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का डबल। ये रिलेशन आपको पीछे पढ़ाया है। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देख लो। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ये तो फार्मूला ही पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ nth बोर ऑर्बिट। तो यार ये तो फार्मूला ही है, तो फार्मूला तो आपको पता ही है, nth बोर ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देख लो ऐसा कहां लिखा है, ठीक है, -13.6 Z की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहा है, और तो ये वाला आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की रेडियस दी है, द रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन ए सिमिलर स्टेट। अब जरा देखो यार, वही बात आ गई, फिर रिलेशन की बात आ गई, और जब रिलेशन की बात आ जाए तो फार्मूला लगा दो वही वाला, हाइड्रोजन की रेडियस लिथियम की रेडियस। क्या करोगे मेरे दोस्त? बराबर डायरेक्ट लिख दूं, एटम अलग अलग भी हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि फार्मूले में जेड भी आएगा, है ना। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n² अपॉन जेड। तो बस लगा दो, Z2 अपॉन Z1। अब यार इसको सॉल्व कर दो। अब जरा देखो क्या क्या दे रहा है। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज, ग्राउंड स्टेट का मतलब n = 1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए n = 1 कह रहा है। तो ये हाइड्रोजन और ये लिथियम, नाम लिख देता हूं, है ना। तो 1, और लिथियम के लिए किसकी बात कर रहा है? द रेडियस ऑफ लिथियम आयन इन सिमिलर स्टेट, उसकी भी 1 है, सिमिलर स्टेट। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 3। हाइड्रोजन का कितना हुआ? 1। ऐसा आ गया। तो अब यार लिथियम की रेडियस कितनी आ गई? तो रेडियस ऑफ लिथियम इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाई 3। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का जब डिवीजन करोगे तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर दो यार। तो डिवाइड करोगे तो 0 ऐसे रहेगा, 1 आ गया, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए, मैंने गलत डिवाइड किया क्या? 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 20। हाँ, तो ये आ गया 1 आ गया, और ये 2 आ गया, तो 7 आ गया। अब बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो 6 आ जाएगा, अप्रॉक्स ये आ गया, ये वैल्यू आ रही है। तो बात समझ पाए कैसे किया हम लोगों ने? देखो ये सारे रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लिथियम इक्वल टू NH अपॉन Ni का स्क्वायर Z2 अपॉन Z1। अब यार
n की वैल्यू सेम है। उन्होंने कहा जिस रेडियस को, जिस ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन की है उसी ऑर्बिट की रेडियस लिथियम के लिए निकालो। सिमिलर स्टेट बोल रहा है ना, तो दोनों के n सेम है, ये तो कट ही जाएंगे, सिर्फ z की वैल्यू बचती है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये शायद क्वेश्चन 2 बार आ गया होगा तो उसने 2 बार टाइप कर दिया, ये तो अभी हम लोग करके आए कि ये है। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार, आज की क्लास को हम लोग इसी जगह पे खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूले को थोड़ा अच्छे से याद रखें, बातों को अच्छे से याद रखें, क्योंकि टॉपिक में फार्मूले काफी हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, फार्मूले और यूनिट का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जहां से भी अब आगे बढ़ना होगा। आपका काम है इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान रखना और अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।